आज का टॉपिक है भारतवर्ष में चुनावी राजनीति, यानी कि जो संदर्भ है वो बिहार विधानसभा को लेकर के है, बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर के है। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोज आपको पसंद आए होंगे और आपने उनको अवश्य अपने लोगों तक शेयर भी किया होगा, क्योंकि मेरे ये ब्लॉग्स, मेरे ये एनालिसिस जानकारी परक होने के साथ साथ आपको किसी भी टॉपिक पर एक पूरा राउंड अप देते हैं। यह एक संपादकीय के रूप में है, एक तबसरे के रूप में है, एक विश्लेषण के रूप में है। आइए शुरू करते हैं। भारत की चुनावी राजनीति से आप भली भांति परिचित होंगे। जितने भी अवेयर यानी कि सजग नागरिक हैं, उनको थोड़ा बहुत चुनावी राजनीति से या चुनावी राजनीति के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होती है। पहले तो चुनाव जब था तो जनता इसको एक पवित्र अधिकार मान के इस्तेमाल करती थी। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों जागरूकता बढ़ी, खुद राजनीतिक दलों ने तरह तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। किसी ने अपने अड़ोसी पड़ोसी को समझ के वोट डालना शुरू किया, किसी ने अपनी जाति को देख करके वोट डालना शुरू किया, किसी ने सोचा कि सरकारी जो मशीनरी है, सरकारी जो पुलिस है, वो हमारा बहुत ख्याल नहीं रख पाती है, तो हमारे क्षेत्र में कौन ऐसा दबंग आदमी है जिसको वोट दिया जाए और कल को कोई समस्या आती है तो वो हमारे साथ खड़ा होगा। फिर ये भी दौर आया कि भाई जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं, कौन ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सुविधाएं दे सकता है, भले ही वो उससे उनकी सरकार, उनकी राज्य सरकार कर्जे में डूब जाए या वहाँ का जो शासन है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो डिरेल हो जाए। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे रहा है तो उसकी सरकार बनाई जाए, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, और इसके अलावा एक मुश्त रुपया कहीं पर बैंक में डाला जा रहा हो, या फिर जो ये सरकारी सुविधाएं हैं जैसे कि सामाजिक जो सुरक्षा के लिए है, वृद्धावस्था की जो पेंशन है, जो बेरोजगारों की का भत्ता है, या फिर महिलाओं के लिए कोई गिफ्ट है, कोई फ्री टिकट सुविधा है बसों में, तो जिसने भी ज़्यादा दिया उसने उसको वोट दे करके सत्ता में पहुंचा दिया। हाँ, ये है कि हर राज्य की, हर शहर की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो अपना अपना उनकी मांगे हैं, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज उनको वेटेज दिया करती हैं, या जिसको फ्री भी कहते हैं, यानी कि सरकार बनेगी तो हम फला चीज़ देंगे। तो जो रेवड़ी बांटने की जो बात है वो चल रहा है। सबसे पहले बिहार पर बात करें तो बिहार की एनडीए सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें भाजपा भी शामिल है, इसने रोजगार के नाम पर महिलाओं को 10,000 रुपया का कर्ज दिया है अभी कुछ दिन पहले, यानी कि चुनाव घोषित होने के पहले उनके खातों में डाला है। तो महिलाओं को ये 10,000 रुपया मिला है। अन्य सुविधाएं जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, शौचालय की योजना हो गई, निवास की योजना हो गई, जो जो पात्र हैं उन्हें ये सुविधाएं मिल रही हैं पहले से ही। आयुष्मान भारत हो गया और अन्य तरह की सुविधाएं जो चल रही हैं। अब बहुत दिन से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव सत्ता के लिए तरस रहे हैं। वो नीतीश कुमार को बेदखल कर अपना खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ मिलकर के वोट चोर का एक अभियान चलाया, 16-17 दिन पब्लिक रैली की। देखा कि इससे पब्लिक अब उनके समक्ष नहीं आ रही है, यानी कि आकर्षित नहीं हो रही है।
पब्लिक भी समझ चुकी है कि वोट चोरी क्या होता है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, सन 90 के पहले या जब ये ईवीएम नहीं आया था उससे पहले किस तरह से वोट चोरी होती थी, किस तरह से पूरे पूरे गांव के वोट फाड़ करके डाल दिए जाते थे, या जहां के लोग नहीं मानते थे तो उन मतपत्र पेटिकाओं को, यानी कि जिसमें मतपत्र डाले जाते थे, उनमें स्याही डालना, पानी डालना, उसको पकड़ करके कहीं दूर जंगल में फेंक देना, नष्ट कर देना, ये सब काम तब होते रहे हैं। तो ये वोट चोरी का असली रूप पुराने लोग जानते हैं। जो अभी 50, 55, 60 साल के लोग हैं उन्होंने ये दौर अवश्य देखा है, और जो 40, 45 वाले हैं उन्होंने सुना होगा, वो भले ही उसके भागीदार नहीं रहे हों या उस समय वो मतदाता न रहे हों, लेकिन वोट चोरी किस तरह से होती थी, कैसे पोल रिगिंग जिसको कहा जाता था, किस तरह से होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी का ये जो एक चाल चली थी उन्होंने, वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते अभी एक घोषणा पत्र जारी किया है बिहार के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, ये मेरा वादा है। तो करीबन 2.5 करोड़ वहाँ परिवार हैं, समझा जा रहा है 2.5 करोड़, यानी कि तेजस्वी की अगर सरकार बनती है विधानसभा में, वो 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे अगले 5 साल में, जबकि वहां पर कुल 8-10 लाख की एक मैक्सिमम सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, और 10 लाख के बाद वो सरकारी नौकरी, बाकी जो 2 करोड़ 30 लाख जो नौकरियां होंगी वो कहाँ दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे, ये अभी वो बता नहीं पाए हैं, नहीं अभी किसी ने उनसे पूछा है। इसके अलावा 3,000 रुपया पेंशन देने की भी बात है, और हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अगर ये माना जाए कि बिजली की कीमत 6 या 7 रुपया पर यूनिट है, तो 7 का मतलब हो गया 7 दूना 1400, तो करीबन 1400 रुपये की बिजली फ्री मिलेगी। तो इसी तरह से अन्य लुभावने जो उनकी तरफ से घोषणाएं की गई हैं वो है। यही भारतीय राजनीति का एक काला पक्ष देखने को मिल रहा है। सरकारी, यानी कि सरकार में जो राजनीतिक दल है वो चुनाव आते आते कुछ अच्छी योजनाएं लेकर के आते हैं, और जो विपक्ष है 4-5 साल तक वो अपना अन्य कार्य कर रहा है, और उसे जब चुनाव की याद आती है तो उसके घोषणा पत्र में खूब लुभावने जो ये घोषणाएं होती हैं। और अब पब्लिक में थोड़ा बहुत तो चेंज आया है कि वो जान रही है कि इतने के अगर हमारे प्रदेश या राज्य का अगर 50,000 करोड़ का बजट है और ये 1 लाख करोड़ की अगर योजनाएं ये लागू कर दे रहे हैं, तो ये बजट आएगा कहाँ से? क्योंकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में इस तरह की घोषणा, इवन देन दिल्ली जो नेशनल कैपिटल का जो इलाका है उसमें दिल्ली राज्य में भी आम आदमी पार्टी इसको आजमा चुकी है और जनता भी ये उसका फल भोग चुकी है। तो कुल मिलाकर के जो जागरूक नागरिक हैं अब उनको ये समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दल जो ये घोषणाएं कर रहे हैं ये सिर्फ चुनाव में वोट बटोरने के लिए है, इनसे फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। अब इस बात को आम जन तक या पब्लिक तक पहुंचाने का काम ये किसका है? कोई राजनीतिक दल तो बताएगा नहीं। अगर एक दल कोई घोषणा करता है और दूसरा दल अपने मंच से उसके बारे में बताता है कि ये गलत चीज़ है या इसकी काट ये है, तो पब्लिक में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। जब तक कि
पब्लिक के ही बीच से आवाज न उठे कि भाई जो ये घोषणा कर रहे हो इसका आप बजट तो बताओ, कहाँ से लेके आओगे, केंद्र से कितनी सहायता लोगे। अगर वर्ल्ड बैंक से ला करके ये योजना आप लागू करना चाह रहे हो तो कल को तो हमारा ही राज्य बीमारू राज्य हो जाएगा, ये कर्ज चुकाएगा कहाँ से। तो इस तरह की बात पब्लिक से ही आनी चाहिए। और अगर हम ये देखें कि चुनावी राजनीति में तरह तरह के कलह, तरह तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनको फैलाने की कोशिश होती है, उनको कहा जाता है, तो एक लिमिट तक तो पब्लिक भी अब समझ रही है। लेकिन कई बार पब्लिक ऐसे राजनीतिक दलों, ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनके झांसे में आ जाती है और अल्टीमेटली ये स्थिति कैसे सुधरेगी, बात इस पर होनी चाहिए। बात ये होना चाहिए कि हमारा जो न्यायालय या न्यायतंत्र है, जो कई बातों को सो मोटो लेता है, यानी कि स्वयं संज्ञान में लेता है, वो एक लिमिटेशन क्यों नहीं लगाता है कि हर राज्य पहले चुनाव की घोषणा के साथ ही वहाँ का पूरा बजट एक बार ब्लैक एंड वाइट में दे दे कि बिजली विभाग का ये बजट है, स्वास्थ्य विभाग का ये बजट है, शिक्षा विभाग का ये बजट है, और कुल मिलाकर के वहाँ के इतने कर्मचारी हैं, इतने स्थान खाली हैं, इतनी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, किन्हीं कारणों से भरी नहीं जा सकी हैं। तो इस तरह से एक वाइट पेपर इलेक्शन की घोषणा के साथ ही आना चाहिए। जब ये आ जाए तो उसमें कोई एक ऐसी कमेटी बने कि भाई मैक्सिमम हम इतना खर्च कर सकते हैं, मैक्सिमम इतनी नौकरियां हम अगले 2-3 साल 5 साल में दे सकते हैं, इतने लोग रिटायर होंगे। तो एक चार्टर टाइप का बन करके सामने आए और पब्लिक, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो पब्लिक में पहुंच जाएगा। युवा जो है, जनता के बीच का जो युवा है वो काफ़ी समझदार हो गया है, बस एक उसको दिशा दिखाने की बात है। अगर न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का इस तरफ कोई आगे कदम बढ़ाता है, उसको कुछ कानूनी बाध्यता के रूप में अगर इसको प्रस्तुत करे तो संभवतः हमारी स्थिति में या मतदाता की स्थिति में बदलाव आएगा। ये मीठी मीठी बातें करके वोट बटोरने का, या जो धर्म के आधार पर वोट बटोरते हैं उन पर थोड़ा बहुत रोक लगी है। हेट स्पीच वाला आप लोगों ने पिछले दौरों में देखा होगा, क्योंकि चुनाव मैदान में जाते जाते एक दूसरे के बारे में कड़वी बातें कहना, गंदी बातें कहना, तो इन सब पर धीरे धीरे रोक लग रही है। लेकिन जो ये फ्री भी है, जो जितना भी आया मुंह में उतना कह दिया, और भाई अगर आप 100 बार झूठ बोलोगे तो एक बार तो पब्लिक उसको सच मानेगी भी। तो इसलिए ये कार्य अब हमारी जो विधानसभा यानी कि जो हमारी विधायिका है, जो हमारी कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनको मिलके ये करना चाहिए कि आने वाले चुनाव में उतनी ही घोषणा हो सके जितना वो होना व्यवहार्य है। अगर उसकी व्यवहार्यता नहीं है तो ऐसी घोषणा करने वाले को तत्काल चुनाव आयोग की ओर से या खुद न्यायालय की ओर से जो उनकी निगरानी कमेटी होगी उनकी ओर से इन पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। ये व्यवस्था हो सकती है। कुछ समय पहले चुनाव के दौरान जो विज्ञापन आते थे, उन विज्ञापनों में अनाप शनाप जीत गया भाई, जीत गया, फला जीत गया भाई, उसने बाजी मार ली, या अखबारों में या टीवी में बताया जाता था कि फला प्रत्याशी फला पर हावी हो गया है। इन पर रोक तो लग गई ना धीरे धीरे। जब रोक लगी है तब मैं इसका खुद भी इस व्यवस्था में शामिल था। किस तरह से एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी। मॉनिटरिंग कमेटी के नाम पर यह था कि विज्ञापन कैसे, कितना तक उसमें जानकारी होनी चाहिए, किस लिमिट के बाद जा कर के उसको रोक देना चाहिए। तो ऐसे ही मॉनिटरिंग कमेटी ये फ्री बीच के लिए भी होनी चाहिए, जो रेवड़ी बढ़ती है इनके लिए भी होनी चाहिए। और जो ये चुनाव के दौरान भाषण होते हैं,
इसमें देर देर कार्रवाई होनी चाहिए। आज अभी 3 बजे अगर किसी जनसभा में उसने मंच किया है तो शाम को 6-7 बजे तक इसमें निर्णय होना चाहिए, ताकि अगले दिन फिर उसके मुंह से या तो ऐसे शब्दों के लिए माफ़ी निकले या फिर उसके जो जनसभा करने का जो उसका अधिकार है उस पर रोक लगना चाहिए। अब भारतीय राजनीति को लेकर के जो थोड़ा बहुत सुधारात्मक कदम हो सकते हैं, इनमें मैंने चर्चा की। अगर आप इनसे सहमत हैं या आपके मन में कुछ और विचार आ रहा हो तो कृपया इनको टिप्पणी में या कमेंट्स में ज़रूर लिख दें, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक विचार आना चाहिए, पब्लिक के बीच में से विचार उठने चाहिए। जनता है, जागरूक है, जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग रखना है। अगर चुनाव में वो सजगता अपनाएंगे तो उनको ये जो अर्थव्यवस्था है, सामान है, जो दुकानदार हैं जो बेचते हैं, तो ये भी लोग कहेंगे हाँ पब्लिक अब सजग हो गई है, मिलावट नहीं की जाए, दाम कम ज़्यादा ऊंचे पर न बेचे जाएं। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक अच्छी बात है। इसका लाभ जनता को ही मिलना है। जो कहा जाए उतना किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।